हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक डॉक्टर किरण अवस्थी, सीएम दुबे महाविद्यालय बिलासपुर में विभागाध्यक्ष गणित विभाग हूँ। मैं आपको वेक्टर स्पेस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताना चाहती हूँ। इस थ्योरम के लिए हमको कुछ बातों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं, फिर लीनियर सम ऑफ टू स्पेसेस क्या हैं, एक्सटेंशन थ्योरम क्या है और बेसिस की परिभाषा। ये सब हमने अपने पिछले पीडीएफ में से आपको बता चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा। तो देखिए, जैसे वेक्टर स्पेस, अब इन शॉर्ट आपको बताते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या परिभाषा है। वेक्टर स्पेस जो है उसके 3 पॉइंट्स मेन होते हैं, एक्सियम्स होते हैं उसमें, और उसमें वी जो है वो वेक्टर्स का सेट कहलाता है और एफ जो है वो फील्ड है। वेक्टर स्पेस बी जो है इसमें ये एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है, विलियन ग्रुप। और सेकेंड पॉइंट इसका होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज रहता है। और तीसरे पॉइंट में इसके 4 एक्सियम्स रहते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, एक एसोसिएटिव और एक 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। इस प्रकार से 4 एग्जाम्स उसमें आते हैं। तो ये आप उसमें देख लीजिएगा, हमने दिया हुआ है। और उसके बाद आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स आते हैं। तो ये आपने वेक्टर्स में फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा शायद। इसमें क्या होता है कि हम जो एक सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट जब कहते हैं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन लगभग इस प्रकार से तैयार होता है, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस इस तरह से AN अल्फा n बराबर 0। ये S जो है इसमें एलिमेंट्स रहते हैं इस तरह से अल्फा 1 और इस तरह से अल्फा n तक। तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, जब ये सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। और यदि मान लीजिए सारे कोएफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब सम ऑफ देम आर 0 एंड सम आर नॉट, या एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है, वन कोएफिशिएंट जो है 0 नहीं होगा, तब लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाता है। तो इसकी बहुत इसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद डेफिनेशन आती है लीनियर सम ऑफ 2 सब स्पेसेस की। तो देखिए, अगर सब स्पेस जो है, सब स्पेस तो उसको कहते हैं हम, पहले सब स्पेस की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। यदि मान लीजिए W जो है कोई W जो है वो V का सबसेट है और इस तरह से है ये V में ही जो कंपोजिशन है उनके सापेक्ष ये खुद भी वेक्टर स्पेस बनाता है, तब हम W को सब स्पेस कहते हैं। तो यदि मान लीजिए W1 और W2 2 सब स्पेसेस हैं, तो इनका जो ये लीनियर सम जो है इसको इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। इसमें एलिमेंट्स इस तरह से होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, जहाँ पर अल्फा 1 जो है ये W1 में होगा और अल्फा 2 जो है वो W2 में होगा। इस तरह से ये परिभाषित होता है। बाकी हमने सब डिटेल्स वगैरह पुराने अपने PDF में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका एक्सटेंशन थ्योरम है, ये मेन इसमें यूज़ होता है। जो हम थ्योरम आज बताने वाले हैं उसमें एक्सटेंशन थ्योरम का मेन यूज़ होता है। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है, यदि मान लीजिए कोई एक सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो उसको हम एक्सटेंड करके उसका बेसिस बना सकते हैं। अब बेसिस क्या है बात आएगी, तो बेसिस जो है हम किसको कहते हैं, यदि मान लीजिए कोई सेट है, ये जैसे ऐसा हमने लिया था, ये कोई इस तरह का सेट है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहला पॉइंट होता है उसका, एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और सेकेंड पॉइंट होता है LS इक्वल टू V। अगर मान लीजिए इस तरह से हो जाता है तो हम इस एस को कहते हैं बेसिस ऑफ V। तो ये देखिए कुछ परिभाषाएं थी जिनका यूज़ हमारे इस थ्योरम में होगा। अब देखिए हम थ्योरम में आते हैं। तो ये थ्योरम क्या है, देखिए ये थ्योरम जो है आपका ये है, यदि W1 और W2 जो है वो 2 सब स्पेसेस हैं VF के, तो ये कहता है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखिए यहाँ डायमेंशन की बात आ गई, तो डायमेंशन की परिभाषा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए डायमेंशन की परिभाषा हम इस तरह से बताते हैं, यदि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर S लिया था, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और ये अगर V को स्पान करता है, मतलब अगर इस तरह से हो जाता है LS इक्वल टू V, तो जो S जो है तो ये कहलाता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V कहलाएगा। और इसका डायमेंशन जो होता है, ये जो S में अवयवों की संख्या होती है, S में जितने भी अवयव अगर मान लीजिए n है, तो डायमेंशन V जो है वो n हो जाता है। तो ये परिभाषाएं भी हमने अपने पिछले PDF में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो अब देखिए ये हमारा थ्योरम है। इसको 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से ही लिखाता है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। इसी को हम इस प्रकार से भी ये सरल योग के रूप में भी लिखते हैं कि डायमेंशन W1 प्लस W2 ये सरल योग है, डायरेक्ट सम कहलाता है ये। इसके बराबर जाएगा डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। ये सरल योग की परिभाषा भी हमने दी हुई है। सरल योग में क्या होता है कि जो V का एलिमेंट होता है, जैसे V बराबर हम ये लिखते हैं, तो V का हर एलिमेंट जो है वो W1 और W2 के एक एक एलिमेंट के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है और यूनिकली लिखा जा सकता है। मतलब एक प्रकार से ही हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इस तरह से लिखा कि गामा जो है, मान लीजिए V का एलिमेंट है, तो गामा को यदि मान लीजिए हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिख रहे हैं, तो ये जो है आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो लिखने का तरीका है एक प्रकार से ही होगा, एक से अधिक प्रकार से हम नहीं लिख सकते। तब ये जो सम बनता है आपका, ये सम जो है ये कहलाता है डायरेक्ट सम। तो ये यहाँ पर हम डायरेक्ट सम के रूप में भी आपको ये थ्योरम पूछा जा सकता है
और इस तरह से आपके इस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए ये दोनों ही प्रकार से जो है ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम जो है। तो देखिए इस कंटिन्यूशन में ही ये सिद्ध हो जाएगा। पहले हम इसको सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूशन में इसको कर देंगे। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, ये काफ़ी लेंथी थ्योरम है वैसे ये। तो देखिए इसको जो है वैसे ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर आता ही है अल्टरनेट ईयर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि एक हम एस सेट लेते हैं और सेट इस प्रकार से लेते हैं, इसमें हमारे के एलिमेंट्स हमने देखे लिए हैं, गामा 1, गामा 2, गामा के। अब ये जो है आपका इसको हमने मान लेते हैं कि ये बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो अब अगर ये इसका बेसिस है तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं। और हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने रहते हैं वही डायमेंशन कहलाता है। बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने रहेंगे वही आपका कहलाएगा इसका डायमेंशन। तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ हम जब ये कह रहे हैं कि ये एस जो है ये इस तरह से इसका ये इस प्रकार से है आपका बेसिस है इसका, तो बेसिस है तो मतलब ये इसमें होगा एस, इस पे इसका सबसेट होगा। तो अब जब एस सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का तो एस W1 में भी होगा और एस W2 में भी होगा। ये आप सब जानते हैं, आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करें कि एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब स्वाभाविक है ये बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, इसकी परिभाषा ही कहती है। तो यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये एस जो है W1 में है तो इसको हम एक्सटेंड करके और बेसिस बना सकते हैं। अभी हमने बेसिस थ्योरम को आपको बताया कि बेसिस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने बताया था ना कि एक कोई भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W1 का या किसी भी स्पेस का तो वो उसके बेसिस को बना सकता है, उसको एक्सटेंड करके हम बेसिस बनाते हैं। तो हम देखिए एस को एक्सटेंड करके बेसिस बनाएंगे W1 का भी, उसी प्रकार से W2 के बेसिस बनाएंगे। तो देखिए ये जो है हमारा बनता है ये इस प्रकार से बन जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये देखिए आपका ये बन गया। अपने हमने ले लिया एक S1 बना लिया, S1 में हमने ये एलिमेंट्स ले लिए, गामा 1, गामा 2, गामा के तक तो थे ही, उसमें हमने ये एक्सटेंड करके एल एलिमेंट्स अल्फा के ले लिए। तो इस तरह टोटल एलिमेंट्स इसमें के प्लस एल हो गए। अब ये जो है ये हमने कह लिया कि मान लीजिए S1 जो है बेसिस W1 का है, बना लिया हमने एक्सटेंड करके। तो अब डायमेंशन W1 जो है कितना हो जाएगा, के प्लस एल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो है दूसरा एक S2 लेते हैं और इसमें हमने बीटा एलिमेंट्स ले लिए और इस तरह से एक्सटेंड करके हमने एलिमेंट ले करके बना दिया S2 और इसको हमने बता दिया कि ये क्या है आपका W2 का बेसिस है। तो W2 का डायमेंशन हो जाएगा के प्लस एम। तो अब इस तरह देखिए हमको थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आपका डायमेंशन W1 प्लस W2 है, ये किसके इसके बराबर क्या आना चाहिए, इसमें हम रख के देख लेते हैं। देखिए डायमेंशन W1 हमने रखा तो के प्लस एल प्लस आपका के प्लस एल है और डायमेंशन W2 जो है के प्लस एम है और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो के है, ये हमने लिख दिया। तो ये देखिए के कट जाएगा तो ये बचेगा के प्लस एल प्लस एम। अर्थात हमको इसको सिद्ध करने के लिए, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए डायमेंशन W1 प्लस W2 को के प्लस एल प्लस एम सिद्ध करना पड़ेगा। अर्थात हमको एक बेसिस निकालना पड़ेगा इसका W1 प्लस W2 का, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के प्लस एल प्लस एम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या जो है के प्लस एल प्लस एम होनी चाहिए। तो देखिए इसके हम क्या करते हैं, हमको ये सिद्ध करना है, ये हमारा टारगेट है। हमने एक सेट ले लिया इस तरह से एस डेस। अब ये एस डेस हमने कैसा सेट बना लिया, इसमें हम इतनी ही संख्या में एलिमेंट्स ले लेंगे। तो कौन कौन से लेने पड़ेंगे हमको, सारे के सारे हम गामा ले लेते हैं, सभी अल्फ़ा ले लेंगे और सारे के सारे बीटा ले लेंगे। तो देखिए के गामा है हमारे पास और एल अल्फ़ा है और इस तरह से एम बीटा है। तो इस तरह से एस डेस में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, के प्लस एल प्लस एम। ये देखिए हमने ये लिया हुआ है, गामा 1 से लेकर गामा के तक, अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा एल तक, बीटा 1 से लेकर बीटा एम तक। तो कुल मिलाकर संख्या क्या हो गई, के प्लस एल प्लस एम। अब इसी एस डेस को हम बताएंगे कि ये बेसिस है W1 प्लस W2 का। इसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, देखिए सबसेट तो ये इसका होगा ही, क्योंकि देखिए सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हैं आपके, ये जो जितने भी गामा है अल्फ़ा है बीटा ये सब W1 W2 में मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से एस डेस जो है ये W1 प्लस W2 का सबसेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हमको बताना पड़ेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे एल एस डेस इक्वल टू W1 प्लस W2, ये परिभाषा के अनुसार कि हमको ये बताना है, उसका डायमेंशन निकालना है तो हमको बेसिस बताना पड़ेगा। तो बेसिस बताने के लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमको एस डेस को लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया, बराबर 0 लिया हमने। देखिए परिभाषा ये कहती है, अब हमको क्या सिद्ध करना है कि जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं, सभी सी हैं, सभी ए हैं और सभी बी हैं, सबको 0 होना ज़रूरी है। ये हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से जो है इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को 0 सिद्ध करने के लिए तो क्या करना पड़ता है, हमने यहाँ पे लिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि हमने जितने बीटा और टर्म्स थे इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, जो अल्फा और गामा के टर्म्स थे उसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये आपके एलिमेंट्स देख रहे हैं आप इसमें कि ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं, आप चाहें तो एक नाम दे सकते हो, नहीं तो भी क्या है
कि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये W1 का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार जो ये बीटा जो है सब लीनियर कॉम्बिनेशन आपके उसके S2 के एलिमेंट्स के हैं, तो ये आपका W2 का एलिमेंट हो जाएगा। ये तो परिभाषा से ही है कि आपकी जो आप जब लिखते हैं बेसिस बनाते हैं, बेसिस लिखते हैं, तो बेसिस का क्या LS इक्वल टू V लिखते हैं ना उसमें, मतलब V के हर एलिमेंट को हम S के अवयवों के घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए S2 जो है इसका बेसिस है W2 का, तो ये S2 के अवयव हैं बीटा, और बीटा के घात संचय के रूप में कुछ टर्म्स आपने लिखा हुआ है, और ये W2 में हो गया इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये S1 के एलिमेंट्स थे, उनका एक घात संचय था, तो ये W1 का एलिमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, इसको मान सकते हैं, मानना चाहे तो आप मानिए, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये जो पूरा एलिमेंट है ये W1 इंटरसेक्शन W2 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ से ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं। ये W1 में है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो W2 में है, तो दोनों ही दोनों में होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी W1 W2 दोनों में होगा, और राइट हैंड साइड भी W1 W2 में दोनों में होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे को इसकी आवश्यकता है तो हम इसी को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड जो है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ, इसको हमने बता दिया कि इंटरसेक्शन में है। अब जब ये इंटरसेक्शन में है, मतलब क्या है आपका कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस के अवयवों के घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ से इस प्रकार से गामा ले लिया, ना लें तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो गामा है, ये जो आपका S था शुरुआत में हमने लिया था, उसके अवयवों के घात संचय के रूप में लिखेंगे। देखिए ये आ गया इस तरह से। अब गामा की वैल्यू भी आपने रख दी। अब ये सबको एक साइड ले लिया, देखिए ये पूरे सारे बीटा और सभी गामा सब एक तरफ आ गए, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसमें बीटाज हैं और गामाज हैं, ये सब जो है कहाँ पे, S2 में थे। S2 में क्या है आप देख लीजिएगा, S2 आपने पहले देखा हुआ। तो ये जो S2 में एलिमेंट्स हैं, तो ये S2 के अवयवों का एक घात संचय है और बराबर 0 है। और S2 क्या है, बेसिस है। बेसिस है मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अर्थात यहाँ पर सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग 0 होंगे सेपरेटली। तो इस तरह से हमने इसको 0 ले लिया। अब इसी प्रकार से देखिए हम इसकी वैल्यूज जो है रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। 2 में रखेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड तो आपका 0 हो गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये बचा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये है C1 गामा 1 C2 गामा 2, इस तरह से आपके C के टर्म्स हैं और ये अल्फा के टर्म्स हैं। और आप देख रहे हैं ये पूरे S1 के अवयवों का एक घात संचय है। ये जो आपने लिया है ये S1 के अवयवों का एक घात संचय है, और ये बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा, ये S1 जो है बेसिस है W1 का, तो वो भी क्या है, बेसिस है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ भी क्या होंगे, सारे कोएफिशिएंट्स जो है सेपरेटली 0 होंगे। तो ये देखिए हमने सबको 0 लिख दिया, ये सारे सेपरेटली 0 हो गए। अब इस तरह से क्या हो गया आपका, ये सब भी 0 हो गए, और उधर से आपने पहले लिया था तो गामा वगैरह भी 0 थे, बीटा के कोएफिशिएंट्स जो थे B1 B2 वगैरह भी 0 थे, C1 C2 वगैरह भी 0 आ गए, A1 भी 0 आ गए। तो इस तरह से जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आप 3 कह रहे हैं आप, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, अच्छा ये तो हो गया ना। तो देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि S डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमने देखिए वो समीकरण लिखा था। ये देखिए ये समीकरण आपका ये था 2 बल्कि इसके पहले हमने एक समीकरण 1 लिखा था, ये है। तो देखिए ये समीकरण 1 था, और ये S डैश के अवयवों का एक घात संचय था। इसमें देखिए सारे कोएफिशिएंट्स जब 0 हो गए हमारे पास, ये सब C 0 हो गए, सब A 0 हो गए, B 0 हो गए। तो इस कॉम्बिनेशन से, इस समीकरण से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो S डैश है, S डैश के अवयव को ही हमने लिया था, तो S डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। तो इस तरह से आपको S डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध हो जाता है। अब देखिए S डैश को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध कर लिया, तो अब देखिए हमको दूसरे पॉइंट में क्या लेना है। दूसरे पॉइंट में हमको बताना है LS डैश इक्वल टू W1 प्लस W2। ये देखिए ये हमने सेकंड पॉइंट ले, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने ले लिया। अब दूसरा हमको बताना है LS डैश इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि चूँकि LS डैश जो है हम जानते हैं कि LS जो होता है, देखिए ये भी एक थ्योरम है कि LS डैश जो है वो आपने देखा होगा उसको, जो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि वो जो है इस तरह से आता है, LS इक्वल टू स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। ये एक थ्योरम होता है, ये प्रूफ होता है। ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहलाता है जिसमें S है और LS और ये दोनों बराबर होते हैं। एक थ्योरम है, ये हमने भी इसको भी आपको PDF में डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब LS जो है स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस के बराबर होता है, मतलब वो स्मॉलेस्ट होता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, ये जो है आपका जो LS डैश स्मॉलेस्ट है, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का यहाँ से, क्योंकि W1 प्लस W2 तो कोई भी सब स्पेस है जिसमें S डैश है, और LS डैश में भी S डैश है, स्मॉलेस्ट है ये। W1 प्लस W2 में भी S डैश होता है। देखिए S डैश इसी का सबसेट था ना, W1 प्लस W2 का हमने लिया है पहले। तो
तो अब देखिए यहाँ पर जो है एल एच डैश जो है इसका सबसेट हो गया, ये तो हम जानते हैं, लिखेंगे आप, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब हमको सिद्ध करना है कि W1 प्लस W जो है वो इसका सबसेट होगा, तभी हम दोनों को बराबर सिद्ध कर पाएंगे। आप जानते हैं कि A इक्वल टू बी सिद्ध करना है, मतलब क्या है, A सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो A इक्वल टू बी हो जाता है। तो वही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको, कि हम जो है अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमको ये बताना पड़ेगा कि इसका हम एक एलिमेंट ले लेंगे अल्फ़ा इसमें W1 प्लस W2 में, और हम बताएंगे कि अल्फ़ा जो है वो एल एच डैश में है। कैसे बताएंगे, देखिए अब ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट है, मतलब क्या होगा, सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1 और सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2 के बराबर होगा ये सम के। तो अर्थात कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S डैश, क्योंकि S1 के और S2 के एलिमेंट जो है वो S डैश के एलिमेंट ही हैं, पूरे मिलाकर के तो लिखा था हमने। तो इस तरह से अल्फ़ा कहाँ गया, एल एच डैश में आ गया, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S डैश आ गया, क्योंकि एल एच डैश जो होता है लीनियर स्पान, उसकी परिभाषा भी हमने बताई हुई है पहले कि एल एच डैश जो होता है लीनियर स्पान, लीनियर स्पान किसको कहते हैं, ये एस डैश का लीनियर स्पान है, मतलब इसमें एस डैश के अवयवों के एक घात संचयों के रूप में एलिमेंट्स होंगे। मतलब एल एस को परिभाषित करते हैं कि वो क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, मतलब यहाँ एस डैश है तो एस डैश हो जाएगा, नहीं तो एल एस को आप डिफाइन करेंगे तो यही कहेंगे कि एल एस जो है लीनियर स्पान कहलाता है, नाम उसका लीनियर स्पान है, एक घातीय विस्तृति है। तो ये जो होता है ये क्या होता है कि इसमें जो है आपके क्या मिलते हैं कि एस डैश के अवयवों के एक घात संचय के रूप में ही जो है ये आपका जो है एलिमेंट्स रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अल्फ़ा जो है ये आपका इसमें आ जाता है, तो अर्थात W1 प्लस W2 जो है वो क्या आ गया, आपका एल एच डैश का सबसेट हो गया। और इस तरह से जो है W1 प्लस W2 जो है बराबर एल एच डैश के हो गया, क्योंकि आपका पहले हमने देख ही लिया था कि ये तो होता ही है, एल एच डैश जो है आपका सबसेट होता ही है। ये समीकरण नंबर 4 है, और ये जो है आपका समीकरण नंबर 5 हो गया। 4 और 5 से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एस डैश जो है वो बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 का होगा, अर्थात डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या आ गया, K प्लस L प्लस M। तो हमको ये सिद्ध करना था कि डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या आ जाए, K प्लस L प्लस M। ये थ्योरम आपका यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब देखिए ये तो एक पार्ट हुआ है, अब दूसरे पार्ट में इसमें क्या करना है, हमको डायरेक्ट सम के रूप में बताना है। तो डायरेक्ट सम के में भी क्या होता है, देखिए हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है इसमें कि जब डायरेक्ट सम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है इसमें आता है सिर्फ 0 एलिमेंट मिलता है, ये भी एक थ्योरम ही है। तो इसमें 0 आता है, इसमें जब डायरेक्ट सम रहता है तब। तो अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ 0 ही एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका हमने जो उसमें लिया था आपका ये डायमेंशन जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फिर जब हम डायरेक्ट सम लेंगे तो फिर ये आपका लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो ये आपका थ्योरम जो है ये प्रूफ हो जाता है। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।